कल हमने डिस्कस किया था कि गुड्स और सर्विसेज में थोड़ा सा फर्क होता है। गुड्स किसको कहते हैं, मतलब टेंजिबल आइटम्स को, और सर्विसेज। अच्छा, जब आपने किताब पढ़नी है ना, हर लाइन को बड़े ध्यान से उसका मतलब समझ के पढ़ना है आपको। देखें, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खासा कि आपने इसको सारा मनवन याद करना है। याद करने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। बस जितनी दफा पढ़ना है आपने उसको देख के पढ़ना है, क्योंकि इसी तरह के मिलते जुलते सवाल वो क्या करेगा, चीजें उठा के उसका क्वेश्चन बनाएगा एमसीक्यू। क्या ऑप्शंस के अंदर यही वर्डिंग इस्तेमाल हो रही होगी जो यहाँ पे लाइनें पढ़ रहे होंगे। तो ये नहीं सोचना कि सारा आपने उस तरह करके जिस तरह जबानी बिल्कुल याद रखना आपने, नहीं नहीं। अच्छे तरीके से पढ़ के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे बच्चे वो कॉन्सेप्ट भी होंगे, वो जो कि मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि एक एक लाइन पढ़ेंगे मेरे बच्चे, इसलिए उसका जो भी हो कोशिश करें, जिसका जो भी मतलब हो उसको साथ साथ नोट करते जाएं, ताकि जब आप दोबारा किताब उसको पढ़ रहे हो ये ना हो कि उस लाइन की आपको समझ ही ना आ रही हो। और अगर कहीं पे दिक्कत हो तो मेरे बच्चे आपने पूछते रहना। यहाँ तक मेरा ख्याल है रीड किया था हमने, कहाँ तक रीड कर दिया था? नहीं बेटा, हमने डिस्कस किया था बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं। जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। और ये भी कल हमने डिस्कस किया था कि भाई प्रॉफिट तभी आएगा अगर आप वो चीजें बेचोगे जो लोग चाहेंगे, क्योंकि अगर ऐसी चीज बेचोगे जो लोगों की चाहत ही नहीं होगी, डेफिनेटली मेरे बच्चे अब देखो ना, जहां पे भी किसी चीज की लोगों की डिमांड बढ़ जाती है वहीं पे कारोबार बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम सोलर की भी बात करें तो लोगों ने प्रॉपर्टी का कारोबार थोड़ा सा मान पड़ा, तो सोलर का कारोबार बेहतर हुआ, तो अब हर कोई दूसरा बंदा सोलर का कारोबार करे, क्योंकि डेफिनेटली मेरे से डिमांड है, लोगों को लग रहा है कि इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है और हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दस बिजनेस क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द बेसिस ऑफ अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरा मेरे से डेफिनेटली बिजनेसेस वो चीजें बना के बेचते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मैच कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, आपको पता है कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, हम बड़ी लग्जरियस लाइफ तो गुजारते नहीं, एक सादी सी हमारी लाइफ होती है। इसलिए मेरे बच्चे हमारी लाइफ के लिहाज से यहाँ पे आपको ये नहीं कि हर जगह पे आपको मर्सिडीज के BMW के शोरूम नजर आएंगे। ऐसा तो कहीं नजर नहीं आएगा, है? क्योंकि हमारी जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो जरा थोड़ा सा मुनासिब किस्म का है, नॉर्मल किस्म का है। तो उस लिहाज से ही यहाँ पे चीजें बना के बेची जा रही हैं। जो हमारी औकात से बाहर हैं वो चीजें डेफिनेटली यहाँ पे बना के नहीं बेची जाएंगी। कहता है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट। आपसे सवाल पूछ लेगा वो कि किसी भी मुल्क के अंदर जो लोग वहां पे रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। कहता है कि इज measured by the output of the goods and services people can buy with the money they have। यानी कि पता कैसे चलेगा कि लोगों के पास जो पैसा है उस पैसे से कौन सी गुड्स और सर्विसेज वो खरीद सकते हैं। उससे मैं पता चलेगा कि इन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या है। इसलिए मैंने आपको बताया कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बाकी अगर कल जहां पे हमारा मैच हो रहा था उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेरे बच्चे जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे ये गरीब वहां पे जाके भूल ही गए कि हम पाकिस्तान से आए थे, वहां की जो चौकाचंद रोशनी थी उन्होंने उनको वैसे ही अंधा कर दिया, ना इनको कोई गेंद नजर आ रही थी ना कुछ लेन ना देन। यहाँ तो मेरे बच्चे गरीब लोगों को जब अमीर मुल्कों में जाके खिलाओगे कुछ ऐसा ही हो। और वैसे भी मेरे बच्चे गुलामों का आकाओं के मुल्क में जाके जीतना वो पॉसिबल ही नहीं। वो साइकोलॉजिकली इतने सालों से 70-75 सालों से हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, हम उनके पक्के पक्के गुलाम हैं। वो बरतानिया की गुलामी में तो शायद वहां पे उस वक्त इतना मीडिया शीडिया इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। ये तो मेरे बच्चे शदीद किस्म के हम गुलाम हैं। कहता है कि दिस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद डिफरेंट कंट्रीज। भाई क्या खास कंपेयर करें, हमने कल कंपेयर करके देख तो लिया है कि हमारा हमारा लिविंग स्टैंडर्ड और उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखो। हम वहां पे गए, हमने बर्गर खाने शुरू कर दिए, क्योंकि हमें यहाँ पे बर्गर मिलते कौन नहीं है। सारा वहां पे बैठ के ग्राउंड में बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। भैया ऐसी चीजें खिलाड़ियों के लिए नहीं होती है, लेकिन उनकी अगर वहां पे वो जो रहते हैं उनका वो किसी और तरीके का खाना खाते होंगे। उनको पता कि गरीब आए हैं ऐसे ही कुछ खाएं पिएंगे। जैसे हम जब किसी गरीब में मेहमान जाते हैं कुछ औकात से बाहर मिलना शुरू हो जाता है तो हम मोटे मोटे होके आते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे घर वापस आते हैं तो फिर हम सेट सुट हो जाते हैं। तो हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे बच्चे वो जिस घर में मेहमान गए उस लिहाज से मेजर होगा या जिस घर में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं। खैर, इसको हम परचेजिंग पावर भी सादा अल्फाज में कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस लिहाज से मेजर किया जा सकता है, उस मुल्क में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर से। अगर परचेजिंग पावर अच्छी होगी आप डेफिनेटली मेरे बच्चे आप महंगी लग्जरियस चीजें बना के भी बेच सकते हो। अगर परचेजिंग पावर अच्छी नहीं होगी, जैसे इन दिनों के अंदर हुकूमत को लग रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो 15 दिन के अंदर ही अमीर हो गए। सिर्फ एक वजह से अमीर हो गए हैं कि शायद जो किसान है वो अपनी गंदम नहीं बेच सके, उस वजह से आटा सस्ता हो गया। आटा सस्ता होने के साथ ही हमारे मुल्क के सारे लोग बहुत अमीर हो गए। इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे इस तरह की बयानबाजी शुरू कर दी है कि अब तो आप लोग सोलर लगवा सकते हो, अब आप गाड़ियां खरीद सकते हो। लोग हैरान है
है 15 दिन की कौन सी ऐसी सेविंग है जिससे हम गाड़ियां और सोलर सारा कुछ लगवा लें। लेकिन गवर्नमेंट है भैया, वो उन लोगों ने इतना कमा लिया है कि वो सारा कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इस तरह का कुछ नहीं आया। कहता है कि बिजनेस प्ले की रोल इन डिटर्मिनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। बेटा आजकल ये भी कहा जाता है कि आप लोग जो सीए कर रहे हो, आप लोगों को शायद, मैं ये तो नहीं कहता, आर्टिकल्स में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हम कहते हैं कि बेटा आर्टिकल्स में क्यों बच्चों को दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं मिल रहे आर्टिकल्स। फिर अगली बात होती है कि सर फर्म्स के पास बिजनेसेस, जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कम होने की वजह से फर्म्स के पास क्लाइंट कम हुए हैं। क्लाइंट कम होने की वजह से उनको इतने ज्यादा ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही। ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये थोड़ी सी एमी मैं जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि इसके बाद क्लास खत्म हो कह रौला ही खत्म हुआ है, हमारे हमारे हमें तो आर्टिकल भी नहीं मिलने। मैं जस्ट एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है क्या कि बिजनेसेस मेरे बच्चे डेफिनेटली जो हालात हैं जिस तरह के मुल्क के अंदर बिजनेस कम होने की वजह से, लोगों के कारोबार में लॉस होने की वजह से, या तो उन्होंने कारोबार वैसे ही बंद कर दिए या इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर लिए, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और उसके बाद ये जो मुआशी हालात हैं, जो इन्फ्लेशन शिल्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के बड़े सारे मामला, जो इंशाल्लाह मुबशिर हुसैन साहब आपको पढ़ाएंगे कि इनका किस तरह का इम्पैक्ट होता है। कहता है कि बिजनेस प्ले ए की रोल इन डिटर्मिनिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड जॉब्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी। बिजनेस होंगे तो मेरे बच्चे ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी, गुड्स सर्विसेज और जॉब्स, ये बिजनेसेस से रिलेटेड है। अभी आपको जो ये मिल रही है सर्विसेज, आप किसी बिजनेस के अंदर बैठे हो, डेफिनेटली सीएफई वालों का कारोबार ही है मेरे बच्चे। और डेफिनेटली ये जो तभी पॉसिबल था अगर शायद सीएफई वालों के पास ये रिसोर्सेस थे कि इतने से बच्चे बैठेंगे, हम उनके ऊपर 6-7 एसी लगा के इन लोगों को एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ा सकेंगे, तो शायद उन्होंने ये कारोबार शुरू किया होगा। सर कल तक तो वो नहीं चल रहे थे, बड़ी शुक्रिया जो आज चल ही गए, साथ ही जिक्र करना शुरू कर दिया आपने 6-7 एसी। नहीं आज तो सही है ना, आज तो तापमान सही लग रहा है भाई। ले बेटा, कहता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ रेफर्स टू द जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस बेस्ड ऑन सच थिंग सच एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अच्छा बेटा, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कहता है ये किस तरह मजीद कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है या खुदा ना खासा बुरी है। कहता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जिंदगी की तवक्को, ज्यादा जीने की तवक्को। तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अगर हम उसकी बात करें, यहाँ पे हमें लग रहा होता है कि हमने कभी मरना ही नहीं है। इसलिए तो गुनाह पे गुनाह है, क्योंकि जिसने मरने का, जिसको खुदा ना खासा डर हो, वो तो मेरे बच्चे खुदा ना खासा कोई 2 नंबरी करेगा ही नहीं, उसको पता मैंने मरना है। तो पाकिस्तानियों को पता लग रहा है कि ये हम इमोर्टल्स हैं, मरना चलना को नहीं, जैसे मर्जी जिंदगी गुजार। लेकिन बाकी ममालिक के अंदर शायद उनको लग रहा है खैर वापस आओ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे बच्चे, अगर हालात अच्छे होंगे, सेहत और बाकी चीजें सारी अच्छी होंगी, तो डेफिनेटली मेरे बच्चे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बेहतर होगी। अगर यहाँ पे किसी लोगों को ये हो गया सेहत और बाकी सहूलतें, जो बुनियादी खुराक और सेहत में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अगर खुराक ही ना हो उस तरह की आप लोग, आपको ना मिल रही हो, जैसे मिलावट ज़्यादा चीजें आपको मिल रही है, उसके बाद खुदा ना खासा मिलावट ज़्यादा चीजें खाते हैं, फिर इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे हालात बुरे। तो दोनों चीजें जब मिलेंगी मेरे बच्चे, तो फिर वो इसराइल को तो दावत देने वाली बात होगी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, कि उस मुल्क के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एजुकेशन किस लेवल पे लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, और दूसरा कितनी की सस्ती है, कितनी के लोगों की अप्रोच में है और कितनी की सस्ती है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे सस्ती जो एजुकेशन है पाकिस्तान के अंदर वो सीए है। ये जितना कि मैं वैसे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे ये ना कहना कि सर आप ज्यादा ही पैसे ले लेते, इतनी एग्जाम्पलें देनी थी आपने हमारी है, जितना के पे करके जिस तरह के एनवायरनमेंट में बैठे हो, फिर बच्चे जाओ जाके दूसरी यूनिवर्सिटीज के जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह की क्वालिफिकेशन शायद हासिल कर रहे हैं, लाखों पे करते हैं 6-6 महीने का। तो उनका जरा अपना जरा कंपेयर कीजिएगा कि हमने कितना का खर्चा किया और वो कितना पे कर रहे हैं। उनका जरा जाके वहां पे पढ़ने पढ़ाने का, मैं ये तो आज मैं 5-10-15 मिनट लेट हो गया ना, वैसे थोड़ी होगा है कि हमेशा ही लेट होगा, लेकिन जरा उनके पढ़ने पढ़ाने के मामला और हमारे पढ़ाने के मामला को यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ सीएफई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सारे सीए कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह की वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी मुनासिब सी फीस के अंदर, फिर बच्चे यकीन कर लो कि इस तरह की कोई एजुकेशन इतनी सस्ती हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पे होंगे खुदा ना खासा कोई ऐसे जिनको लगेगा कि नहीं, घर वालों ने तो हमारे ऊपर बहुत पैसा लगाना था, यहाँ तो लग ही नहीं रहा, कहीं और चले जाओ। कहता है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, सैनिटेशन यानी कि सफाई सुथराई, सेहत, एंड लेजर टाइम, कि ये हमारे पास थोड़ा सा हाँ क्या कहते हैं उसको, वेला टाइम भी है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ी ये है क्या कह रहे, वही ना वेला टाइम, पार्क टाइम, चलो उस तरह कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे बच्चे। देखो बाकी तो इवन देन ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हो, या इवन देन जब आप अपनी फर्म्स का जिक्र सुनोगे कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कोई बिग 4 या फलानी फलानी फर्म्स हैं, उनका कल्चर बड़ा डिफरेंट होता है।
अगर कोई बंदा कोई काम करना चाह भी रहा हो, उसको बावजूद उसको कहते हैं कि नहीं भैया इतने दिन तेरी छुट्टी बनती है, जब तू छुट्टी करके आ, जरा थोड़ा सा घूम फिर के आ, जरा जिंदगी जी के आ। सारा दिन काम कर करके वो बंदा वैसे ही खुदा ना खासा उसको ज़हनी तौर पे वो वैसे ही मफलूज हो जाता है, पता नहीं किस किस तरह की उसके अंदर फटीक होती है, क्या क्या चीजें उसके अंदर भरी जा रही होती है। उसको कहते हैं जा तू घूम फिर के आ, जरा थोड़ा सा जिंदगी जी, उसके बाद आके काम करेगा, तो शायद उससे डबल काम कर रहा होता है। यानी कि यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, हमें थोड़ा सा फारक टाइम मिलता है, उस फारक टाइम के अंदर एक और काम ढूंढ लेते हैं। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, फारक टाइम के अंदर वो जिंदगी जीते ताकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को हम ध्यान से कर सकें। और कंपनियां पकड़ पकड़ के लोगों को छुट्टियां पे भेजती हैं, जा भैया तेरी छुट्टी ड्यू है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और यहाँ पे खुदा ना खासा किसी को कोई छुट्टी मांग भी रहा हो तो उसको हम छुट्टी नहीं देते, जो उसकी बनती भी हो। जैसे आप लोगों की आर्टिकल्स के दौरान एक छुट्टियां हैं जो आपको मिलनी है, वो आपका हक है। लेकिन देखेंगे आपकी फर्म आपको वो हक देती है कि नहीं। वो लेकिन वो एग्जाम के लिए वो लिए टाइम, वो नहीं है कि जाओ जाके मरी शरी घूमा हुआ। बिल्डिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन तरह के इदारे मेरे बच्चे आपको नजर आएंगे। एक तो जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए कारोबार काम कर रहे हैं, दूसरा मेरे बच्चे हमारे मुल्क की गवर्नमेंट, और जो बड़ी सारी एनजीओ। यानी कि जितनी सर्विसेज आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगी ये तीन लोगों से ही मिलेंगी। या तो कोई सर्विस आपको एनजीओ दे रही होगी, या गवर्नमेंट दे रही होगी, या कोई भी कारोबार आपको सर्विस दे रहा होगा। इसके अलावा चौथा कोई बंदा नहीं होता। अगर कोई हो तो मुझे ढूंढ के दिखा दीजिएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, अभी तो मैं मुझे यहाँ पे रिक्शे वाला छोड़ के गया, भैया उसका बिजनेस, वो बिजनेस कर रहा है अपना है। तो उसके अलावा अगर कहीं पे अगर खुदा ना खासा यहाँ पे हमें जरूरत पड़े, ये साथ ही जनरल हॉस्पिटल है, हम वहाँ पे चले जाएं तो वहाँ पे गवर्नमेंट बैठी हुई। ये जो रोड पे आ जा रहे हैं ये गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं। तो और कहीं पे कोई हो सकता है कोई रास्ते में कोई शरबत लगा के बैठा हो, गर्मी में लोग फ्री पिए, समझो एनजीओ है। ऐसे ही तरक्की साइड से सर रास्ता बता। कहते हैं डिफरेंट प्लेसेस आर रैंक्ड एंड कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड। यानी कि डिफरेंट प्लेसेस, जो एक जगह का दूसरी जगह से हम जो मुआवजना करते हैं मेरे बच्चों, किस बेस पे करते हैं, ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड। यानी कि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, हम इस बेस पे मुआवजे करते हैं। लेकिन अपने भी जरा मुआवजे चेक किया करो कि हमारे घरों में दूसरे घरों के साथ आज वहां पे क्या पका है, डेफिनेटली ये भी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही है ऐसे ही। और हम क्या पका रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जरा थोड़ा सा देखा करो फलस्तीन की तरफ, बर्मा की तरफ, ये सारे मेरे बच्चे बड़े ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हमारे ही मुसलमान भाई बड़ी कसम पुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हर रोज दुख ही दुख उनके। हम तो यहाँ पे सुकून से एसी में बैठे हुए हैं मेरे बच्चे। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस कैन बी मेजर्ड थ्रू, ये जरा मेरे बच्चे अल्फाज देखिएगा। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर दी। अब आप सर जब आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे कि मेरे बच्चे जब भी कोई कारोबार हो, कारोबार की होती है सेल, सेल कह लो, या वो क्या करता है रेवेन्यू कमाता है। रेवेन्यू मान लो कि हमारी कंपनी ने 1 मिलियन का रेवेन्यू कमाया मेरे बच्चे। जब रेवेन्यू कमाओगे तो इस रेवेन्यू को कमाने के ऊपर मेरे बच्चे खर्चा भी होगा हमारा, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको हम लफ्ज बोला करेंगे, अगर ये सेल हुई है तो इस सेल के ऊपर मेरे बच्चे खर्चा होगा, जिसको लफ्ज बोला करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल है। यानी कि उस सेल को करने के ऊपर हमारा खर्चा भी हुआ है। तो अज्यूम कर लो मेरे बच्चे हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो है 4 लाख रुपए। इसके अलावा हमारे कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हुए होंगे, मान ले मेरे बच्चे वो हमारा खर्चा हुआ है 1 लाख रुपए का। तो हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो कमाया है, जो हमारा प्रॉफिट है वो मेरे बच्चे कितना है, 5 लाख रुपए। और अगर मैं ये कह दूं कि हमारा जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ सेल वो 4 लाख की बजाय मेरे बच्चे अगर यहाँ यहीं पे आप उसको कर देते 8 लाख रुपए, तो ये मुझे बताओ ये प्रॉफिट कम होता है या ज्यादा होता? कम हो जाता मेरे बच्चे, कितना रह जाना था, 1 लाख रुपए। अगर मैं ये कहूँ कि ये कॉस्ट ऑफ सेल हमारी होगी मेरे बच्चे 11 लाख रुपए, तो फिर मेरे बच्चे क्या होना था भला, 2 लाख रुपया नुकसान हो जाना था। क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ अगर कॉस्ट ऑफ सेल हमारी सेल या रेवेन्यू से बढ़ जाए तो नुकसान होता है? अगर कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाए रेवेन्यू से तो नुकसान होगा। अगर सेल ज्यादा हो और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। ऐसे में ये तीन चीजें यहाँ पे वो बताएगा कि एक हमारी रेवेन्यू होता है, क्या सेल होती है, उसके बाद हमारी कॉस्ट लग रही होती है, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है। अगर तो कॉस्ट ज्यादा हो रेवेन्यू से तो नुकसान होगा, अगर रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट से तो प्रॉफिट होगा। ऐसे मेरे बच्चे, तो ये तीन अल्फाज मेरे बच्चे याद रखने हैं आप लोगों ने। रेवेन्यू इज द मनी ए कंपनी रिसीव बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज आर सेलिंग गुड्स टू कस्टमर। यानी कि अगर आप सीएफई का ये देखोगे सर आपका रेवेन्यू क्या है, आप उसको देख सकते हो जाके, जितना भी हम आप लोगों की ट्यूशन फीस से पैसा इकट्ठा करते हैं वो हमारा रेवेन्यू है।
तो जो गुड्स, क्योंकि हम गुड्स तो नहीं बेचते, हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो भी सर्विस प्रोवाइड करके आप आपसे जो कमा रहे होंगे मेरे बच्चे, वो हमारा क्या होगा, वो रेवेन्यू है। कहता है कि कॉस्ट फिर क्या होंगे, आर एक्सपेंसेस फॉर रेंट। अब यहाँ पे आप बैठे पढ़ रहे हो, ये डेफिनेटली ये भी सीएफपी की खुद की बिल्डिंग नहीं है, ये रेंट पे है। अब इसका हम रेंट भी पे कर रहे होंगे, यहाँ पे बड़े सारे लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें भी दे रहे हैं, और बड़े सारी और भी चीजें सप्लाई, जैसे मान लो कि कल इन एसी की जो गैस इसमें डलवानी थी, वो एक अच्छी खासी कॉस्ट आई उस गैस को डलवाने में। और भी बड़े सारे, खाली ये नहीं कहना है कि यहाँ पे इसके अंदर सीएफपी के अंदर कोई सप्लाई नहीं आती। सप्लाई का मतलब ये नहीं कि वो कोई वहाँ यहाँ पे पानी के टैंकर आ रहे हो या फलाना फलाना वो पानी की सप्लाई आ रही हो, लेकिन और बड़े सारे खर्चे होते हैं सारा दिन के अंदर, जो बाहर से हम मार्केट से चीजें ला ला के यहाँ पे लगा रहे होते हैं। तो बड़ी सारी सप्लाईज, और उसके बाद कोई ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हो सकते हैं। अभी कल ही मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये कोई मेरा ख्याल है कोई हैंगर शैंगर कुछ इस तरह की चीजें ला के लगाई, तो 900 रुपया रिक्शे वाले को पे किया हुआ था ट्रांसपोर्टेशन का। जो उस वैसे बताने की ये नहीं कहना कि सर 900 भी आप ध्यान रखते हो, भाई ध्यान तो पड़ ही जाता है कि इतना थोड़ा खर्चा कहाँ पे हो गया, 900 रुपया भी खर्चा हुआ है, लेकिन एंड मैनी अदर आइटम्स दैट ए कंपनी इंकर फ्रॉम क्रिएटिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। डेफिनेटली मेरे जो गुड्स बना के बेचो उस पर भी खर्चा आ रहा होता है, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस पर भी खर्चा होगा। जैसे अभी यहाँ पे बैठे हो आप इर्द गिर्द देखोगे तो मेरे बच्चे ये सारी चीजें खर्चे से ही चल रही है। ये नहीं कभी सोचना कि भाई हमने तो सीएफई को अंधेर डाल दिया है, अब सीएफई तो कहीं पकड़ा ही नहीं जाएगा, इतना हमने पैसा दे दिया इसको। नहीं नहीं मेरे बच्चे, सीएफई की कोशिश होती है कि जितना को हो वो आप पर लगा दें। ये लोग अपने यहाँ के जो मालिक हैं वो अपने घर में सिर्फ उतना की लेके जाते हैं जिससे उनका घर चल रहा हो, जो आता है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं उसको बेहतर करने के लिए दोबारा वापस लगा देते हैं। जैसे मान लो कि वो कैंपस था, हमने कहा कि नहीं वो कैंपस जरा छोटा है, कंजस्टेड है, तो बच्चों का हक है कि एक अच्छा कैंपस हो, अच्छे क्लासरूम्स हो, तो हमने एक साथ एक और कैंपस ले लिया। हालांकि जब लोग ज्यादा कैंपस छोड़ रहे थे, बाकी शहरों के अंदर तो 3-3 4-4 प्लाजे हुआ करते थे एक एक कॉलेज के पास। अब हालात जरा थोड़े से कॉलेजेस के खराब है बेटा, और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वो प्लाजे रेंट पे देना शुरू कर दिया। अगर उन्होंने, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, आप छोड़ तो सकते नहीं थे, उन्होंने आगे किसी और को रेंट पे दे दिए। तो कुछ ये हालात हैं, क्योंकि मामला तो ऑनलाइन चले गए, ऑनलाइन जाने की वजह से अब फिजिकली बच्चे का रुझान जरा कम हुआ। नुकसान तो हो रहा है, बच्चे का भी हो रहा है और कॉलेजेस का भी हो रहा है। और फिर सबसे बेशर्मी, जो खुदा ना खासा कोई ताजर बच्चे आ गए यहाँ पे, और ताजर बच्चों ने क्या करना शुरू कर दिया, लेक्चर खरीद के आगे बेच के कमाना शुरू कर दिया। तो ये ताजर बच्चे, मेरे बच्चे वक्ती तौर पे तो तजारत कर लेंगे है, लेकिन खुदा ना खासा बाद में शायद लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ के लिए शायद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। क्योंकि किसी का जो भी हो, मैं ये नहीं कहता, देखो एक तो एक दो तरह की चीजें, किसी से भी लेक्चर लेकर आगे भेज देना उसको, और यहाँ पे आके बच्चे कहते हैं सर हम इंतहाई मजबूर हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमें बड़ा सस्ता सा करके वो करवा लेते हैं, पैकेज बनवा लेते हैं, उसके बाद उसको बहुत महंगा करके आगे भेज देते हैं, और एक को नहीं बेचते, कईयों को बेचते हैं। तो मेरे बच्चे ये जरा थोड़ी सी, ये नहीं, ये ना समझना कि आपके पास भी ऑप्शन है सर, हमें भी बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है, हमें तो अभी तक नजर नहीं आया ऐसा कुछ भी है। वो हैं बेशर्मियां बड़ी सारी इस तरह की, जो बेशर्म लोग ही करते हैं मेरे बच्चे, जारी बात है। तो गैरतमंद लोग तो इस तरह का मामला नहीं करते। कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। चेक, अगर गरीबों वाली एग्जाम्पल तो देनी को नहीं ना। अब माइक्रोसॉफ्ट कहाँ पे क्या कर रहा है भैया, हमें उससे क्या लेना देना है। तो अपनी यहाँ की कोई एग्जाम्पल उठा के दे देते, तेरे मुल्क के अंदर कोई नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट तेरे मुल्क में आ भी नहीं रहा, उसने आना भी नहीं आप लोगों की हरकतों की वजह से। लेकिन फिर भी कहता है कि फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इन डेवलपिंग इट्स सॉफ्टवेयर इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑफ फॉर सैलरी, ये क्या है, फैसिलिटीज, फैसिलिटी मतलब जो भी उसके लिए चीजें चाहिए होंगी, जो भी खर्चे हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस के लिए है, प्रोग्रामिंग के लिए जो चीजें चाहिए होंगी, वो सारा कुछ, एंड एडवर्टाइजिंग, और जाहिर बात एडवर्टाइजिंग के ऊपर ये हर एक कारोबार का खर्चा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ही क्यों है यहाँ पे, अगर हम यही बात कर लें कि भैया हम सीएफई चला रहे हैं, तो यहाँ पे सैलरीज भी हैं, फैसिलिटीज के ऊपर भी खर्चा हो रहा है, और अच्छा खासा हमारा खर्चा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हो रहा है। कहता है कि इफ माइक्रोसॉफ्ट हैज मनी लेफ्ट ओवर आफ्टर इट्स पे ऑल कॉस्ट इट हैज ए प्रॉफिट। यानी कि अगर सारा खर्चा पे करने के बाद, उसके बाद भी अगर उसके पास कुछ पैसा बच जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। यानी कि सारे खर्चे आपने दिए, सादा अल्फाज में ये क्या कर रहा है, सेल्स और ये रेवेन्यू में से लेस क्या कर रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट को लेस करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, अभी भी कुछ बच गया, तो उसके लिए लफ्ज क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बोलते हैं उसको। एक कंपनी हुज कॉस्ट आर ग्रेटर देन रेवेन्यू, कॉस्ट ज्यादा हो रेवेन्यू कम हो, अभी हमने डिस्कस किया था, तो क्या होगा मेरे बच्चे, लॉस है। कॉस्ट ज्यादा हो और रेवेन्यू, यानी कि यही कॉस्ट हमने जब बढ़ाई थी मेरे बच्चे, तो डेफिनेटली रेवेन्यू कम है, कॉस्ट बढ़ गई, तो हमने डिस्कस किया था क्या बना, लॉस बना। कहता है कि देयर इज ऑलवेज द रिस्क दैट ए बिजनेस में इंकर लॉस। डेफिनेटली मेरे बच्चे, बिजनेस हम कहते हैं उसको जहाँ पे लॉस के चांसेस ही ना हो, वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस
दोनों के चांसेस होंगे। बाय नॉट अचीविंग इट्स गोल्स ड्यू टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ इट्स रिसोर्सेज। अच्छा, जहां पे रिसोर्सेज का यूज हो ना, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? मैन, मनी, मटीरियल, मशीन्स। यानी कि यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा? इंसान नजर आएंगे, मटीरियल्स नजर आएंगी। चले चलो, यहाँ पे मशीनें नजर नहीं आएंगी, लेकिन ये भी मशीनें ही हैं। अगर हम बात कर लेंगे, जो एसी लग रखे हैं, ये जो आपके सामने कंप्यूटर शम्प्यूटर ये सारी चीजें पड़ी हैं, ये सारा क्या है? ये मशीनें हैं। तो ये हमारे, अगर हम सीएफई के रिसोर्सेज की बात करें, जो हम आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या है? लोग भी हैं, पैसा भी है, मटेरियल भी है, और मशीनें भी हैं। तो ये चले, वैसे ये इस तरह की चीजें मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम कोकोमो बना के बेचें, वहां पे तो पक्की बात है ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी, मैन, मनी, मटीरियल और मशीन्स। ऐसे ही मेरे बच्चे, चलो सर्विसेज में तो फिर भी मैंने जबरदस्ती बनवा दी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे वहां पे तो आपको बड़े लेवल पे नजर आ जाएंगे। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो कोई प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने में आपकी मदद कर रही हो, आगे प्रोडक्ट बनाकर बेचने में या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में, जो चीजें भी आपकी मदद कर रही हो, उसके लिए क्या बोलते हैं? वो क्या है? बिजनेस के रिसोर्सेज। कहता है कि बाय नॉट अचीविंग इट्स गोल्स ड्यू टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर इनएफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजीज। ये भी मेरे पास बहुत बड़ा वो होता है। अगर मान लो कि हमारी एक हम क्लास शुरू कर दें, क्लास में अभी 10 बच्चे हों और क्लास शुरू कर दी हमने, और उसमें 5 टीचर पढ़ा रहे हो, और ये सिलेबस कोई 4 से 5 महीने चलना, तो शायद एक एक टीचर को हम 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया इस सेशन का पे करेंगे, लेकिन मिलेगा हमें कितना? 2.5-3 लाख रुपया। जबकि पे कितना करेंगे? मोर देन 1 मिलियन। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, ये स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब है कि 10 बच्चे आए और उसकी क्लास शुरू कर दो, और उसके बाद अच्छी खासी उसके ऊपर वो, यानी कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, जब एक मुनासिब तादाद हो जाए जिससे आपकी कॉस्ट एटलीस्ट बीट हो जाए, तो फिर आप क्लास शुरू कर लो। तो बात कर, ऐसी स्ट्रेटजी बिजनेस बनाता है जिससे उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है और फायदा कम। ये आपकी स्ट्रेटजी डेफिनेट, यही पीआरसी, ये खुदा ना खासा जस्ट ये भी आपके लिए भी है। यही पीआरसी आप कहीं और से करते तो शायद वो ये 1.25 लाख से लेके कोई 70-80 हज़ार तक तो नॉर्मल सी है यहाँ पे कुछ कॉलेजेस की फीस, और 50 हज़ार तो फिर उन्होंने रखी हुई थी कुछ ने कि ये तो मिनिमम है ना, इससे नीचे तो फिर मरना जीना ही है। तो चले मान लें कि आपको शायद अल्लाह ताला ने एक मौका दे दिया कि यही सब्जेक्ट एक बेहतरीन टीचर से, जो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं राणा काशिफ साहब, दाऊद शाह साहब खास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई इतने अहम टीचर हैं, आपकी सोच है। तो यही टीचर अगर किसी और कॉलेज में होते हैं ना, जबकि आए हैं वहां से, और जो उसके वक्त उनकी फीस होती थी ना, इनके लिए जो चार्ज की जाती थी, वो आपकी सोच है। लेकिन यहाँ पे हालात ही बड़े डिफरेंट है। बात का दिल करता है कि हम बढ़ा दें सारा कुछ, फिर हम हमें पता है कि आप लोग ने आना ही को नहीं फायदा। ऐसे ही सब बढ़ा के तो देख, फिर हम देखेंगे। नहीं नहीं, आप मासूम लोग, सिर्फ समझाना मतलब है कि गलत स्ट्रेटजी, यही ज्यादा पैसे देके कहीं और पढ़ रहे होते और यही पढ़ रहे होते मेरे बच्चे, तो आपकी ही स्ट्रेटजी थी। और उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आप खुद पता लगना था कि भाई ये तो हमने क्या कर दिया, खुदा ना खासा नुकसान कर दिया। अभी भी आपके हॉस्टल में आजू बाजू में कुछ लोग होंगे जो इधर उधर से अगर पढ़ रहे होंगे, जरा कॉस्ट को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिएगा, और जरा स्टडी के मामला को भी कंपेयर करके देख लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये नहीं कि हमने 2 के सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए हो अभी, बाकी जाके हम पढ़ाएंगे, फिर जाके कभी 3-4 महीने पहले 2 सब्जेक्ट पे लगा दें, फिर कोई 5-4 महीनों में दूसरे 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाएं, और आपका कम से कम 1 साल यहाँ पे लगवा दें। तो पांचों सब्जेक्ट्स इकट्ठे करने का मतलब, चाहे कॉलेज को जो मर्जी हो, लेकिन इन बच्चों को टाइमली पास करवाने का मकसद है, ताकि नवंबर के अंदर हम अपने पेपर पास कर लें। इनफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटजी टू फाइट अगेंस्ट मार्केट कंपटीशन। यानी कि मार्केट में अगर कंपटीशन हो और शदीद कंपटीशन है, और आपको पता है, आप ये तो मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ कि आपको ये स्टडी बड़ी सस्ती मिल रही है, और यकीन कर लो इतनी सस्ती तो 2005-6 के अंदर हमें भी नहीं मिली थी। इससे कहीं ज्यादा कॉस्टली उस वक्त 2005-6 के अंदर, क्योंकि कॉलेजेस थे ही नहीं थे, 1-2 कॉलेज थे। ये जितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये सारे का सारा मेरे बच्चे मार्केट में कंपटीशन की वजह से। और कंपटीशन होता है जो सेम तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हो या गुड्स प्रोवाइडर हो, उन्हीं के दरमियान कंपटीशन होता है। अगर ये 7 सीएसएस वाले बैठे हुए, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं, 7 पेट्रोल पंप वाले बैठे हुए, हमारा उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन कोई और कॉलेज इसी तरह का जो सीएससी करवा रहा, हमारा उनके साथ कंपटीशन है। और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ये अपनी कॉस्ट को कम से कम करते जा रहे हैं। अगर ये कंपटीशन ना होता, तो याद रखना कि मेरे बच्चे, इसमें खुदा ना खासा उसमें नुकसान आप लोगों का होना था, फायदा सारे का सारा बिजनेस का हो। ये चीज हम जाके इंशाल्लाह कैफ और बिजनेस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। ये कंपटीशन एक पूरा लॉ पाकिस्तान के अंदर एक कंपटीशन एक्ट है, जिसका मकसद ही कंपटीशन को फरोग देना है। हुकूमत चाहती है कि कंपटीशन और बढ़े, जितने कंपटीशन ज्यादा होंगे लोगों का फायदा होगा, और जितने मार्केट के अंदर बिजनेसेस के अंदर कंपटीशन कम होंगे, लोगों का नुकसान होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अगर कंपटीशन हो और कंपटीशन को compete करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाए, तो पक्की बात है मेरे बच्चे, फिर आप नुकसान उठाएंगे।
और बात कहीं दूसरे को नीचा अगर वो कर दिखाने के लिए इतना पैसा लगा देते हैं, इतने इस तरह के। जैसे मुझे याद है कुछ अर्सा पहले एक कॉलेज का टीचर तोड़ा, उसको 11 लाख रुपए पर मंथ पे तोड़ा। उसको लग रहा था कि वो कॉलेज बर्बाद हो जाएगा और पता नहीं मैं क्या कर लूंगा उससे। तो खुदा ना खासा 6 महीने के बाद उसके हाथ पांव जोड़ के उस टीचर को वहां से निकालना पड़ा उनको कि भैया हम तो आपकी कॉस्ट भी नहीं उठा सकते। लेकिन भाई पिछले कॉलेज को तो खराब कर दिया ना आप लोगों ने, है सिर्फ इस चक्कर के अंदर कि वो कॉलेज खराब हो जाए और उसके लिए महंगे उसके ऊपर उसने टीचर उठा लिया उस कॉलेज। ये इस तरह की चीजें यहाँ पे होती रहती। नोएडा कहता कि मैंने कंपनी सच एज माइक्रोसॉफ्ट, ये पढ़ लिया ना? नहीं, मैंने एक कंपनी सच एज माइक्रोसॉफ्ट यूज इट्स रिसोर्सेज इंटेलिजेंटली। जैसे आप लोग अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली यहाँ पे यूज कर रहे हो। आपको पता कि भाई साथ अगर फ्री का दस्तरखान लगता है, बजाय के जाके होटल में खाने के आप फ्री के दस्तरखान से खा लो। और भाई मुसाफिर हो स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। ये ना समझना को खुदा ना खासा, हमें पता है कि हमने कितनी अफ्तारियां मस्जिदों में की थी। है अल्लाह भला करे दो साहब का, उनको पता था किस किस मस्जिद में फ्री अफ्तारी होती। तो सारे हम लोग हॉस्टलों में रहे हैं यहाँ पे, हमें पता है इन सारी चीजों का। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अपने रिसोर्सेज को आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल कर सकते हो। है अब यही है ना, एक बच्चा सेम सब्जेक्ट है, एक सिर्फ अपने दोस्त के कहने पे किसी और कॉलेज में जाके वही 10-12 हजार का सब्जेक्ट 20-25 हजार में पढ़ता है। हर सेम है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर कहीं पर भी। और बजाय कि अगर वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करता मेरे बच्चे, वो कि जिसमें 10-12 हजार फीस वहां पे पढ़ता और 10-12 हजार के बादाम खरीदता सेब खाता, तो सोचो। है एक तो कमरे में उसकी यशी ही यशी होती, साथ वाले जल जल के पागल हुए होते और अपनी सेहत भी बेहतरीन होती है ना। साथ वालों की सेहत जल जल के खराब हो जाती और आप लोग के क्या है, बादाम है पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ खा रहा है। लेकिन क्या है कि हमने अपने रिसोर्सेज को इंटेलिजेंटली नहीं, जज्बाती तौर पर यूज करते हैं मेरे बच्चे। अगर थोड़ा सा दिमाग भी रखो जज्बात के साथ, लेकिन जज्बात और दिमाग का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, याद रखिए। है। ये भी शायद कहीं पे कोई चीज कभी आ गई तो मैं आपको समझाऊंगा कि जज्बात या दिमाग, तो वैसे इनका आपस में कोई लेना देना। जब आपके जज्बात हावी होंगे तो दिमाग कहीं और होता है, फिर दिमाग बेचारा वहां पे कहाँ पे होता है। कहता है कि इट कैन ऑफर इंक्रीज सेल्स, होल्ड कॉस्ट डाउन। कहता है कि अगर इंटेलिजेंटली रिसोर्सेज को इस्तेमाल करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। है ये ना हो कि एक छोटा सा काम करने के लिए आप 4-5 बंदे रखे हो, है भाई आप बिला वजह उसके ऊपर खर्चा लगा रहे हो। आप क्या कर लो, वही काम अगर कोई एक बंदा कर सकता है, बाकी 3-4 बंदों को क्यों रखा हुआ आपने? है तो इससे क्या होगी, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो कॉस्ट अगर इंटेलिजेंटली रिसोर्सेज को इस्तेमाल करोगे तो जैसे मान लो कि हमारे पास हमें लग रहा है कि एक और कैंपस ले लें, लेकिन हम कहते हैं कि बजाय कि सारी क्लासेस हम सुबह ही कराएं, सुबह से लेके शाम तक जब तक रोशनी है, उस रोशनी के अंदर अगर हम क्लासेस को थोड़ा सा टाइम टेबल इस तरह का बना लें तो वही वही कैंपस के अंदर हम अपनी सारी क्लासेस मैनेज कर सकते हैं, बजाय कि हमने सुबह ही करवानी है क्योंकि हमारा फलाना चौधरी साहब टीचर हैं, वो कहते हैं कि मैं इवनिंग में अवेलेबल नहीं हूँ। तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिलियन से लगा दें किसी और कैंपस के ऊपर। खैर, but there is a high risk of being in sorry and earning profit. Not all companies earn profit, but that is the risk of being in business. क्या था, सारी कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमाती, और यही तो मेरे बच्चे बिजनेस के अंदर एक रिस्क होता है। क्योंकि ये नहीं होता कि हमेशा आप प्रॉफिट ही कमाएंगे, कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो लॉस में चल रही होती हैं, क्योंकि बिजनेस में क्या रहता है, रिस्क रहता है। कहता है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट, ये तो पक्की बात है। अभी देखो ना, आप लोगों ने रिस्क लिया है मेरे बच्चे, आपको बेनिफिट भी तो उतना ही बड़ा मिलना है। वो जो दोस्त आप पीछे छोड़ के आए हो अपने, हैं जो आपको रोक रहे थे, हैं जो आपको डरा रहे थे, तो मेरे बच्चे वो तो 2-4 साल बाद उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया और आप लोगों ने क्या किया। है कहीं ये ना हो खुदा ना खासा सर हाँ हमें पता चल जाएगा हमने क्या किया। नहीं नहीं मेरे बच्चे, इंशाल्लाह आप लोगों ने कर लेना। मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, आप जैसे बच्चे ही हैं, यही लोग आते हैं और यहाँ पे मेहनत करके और आई कैप को आपको पता है, आई कैप के ऊपर प्रेशर है, तो उसने अपने मेंबर्स की तादाद बढ़ानी है। लेकिन भाई कोई इतना काबिल हो तो सही कि आई कैप उसको अपना मेंबर बनाए। है यानी कि आपने आई कैप के मालिक बनना है, कल आपको पता हो या ना पता हो। मेंबर का मतलब आई कैप के मालिक। तो आप लोग आई कैप के मालिक तभी आपको बनाया जाएगा अगर आप उस काबिल होंगे। अब ये थोड़ी है कि खुदा ना खासा आई कैप किसी भी बंदे को आए, उसको पकड़ के वो कहते हैं आजा भाई तू भी इस आई कैप का मालिक है। मालिक मेंबर कह लो या मालिक कह लो, एक ही बात है। याद रखोगे तो काबिलियत होगी, मेहनत होगी तो मेरे बच्चे वो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और वो बनाना चाह रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ये लोग आपको कहेंगे आई कैप वो पास ही मार्केट के लिहाज से करता है, भाई मार्केट में तो बथेरी डिमांड है। कोई वेला बंदा ला के तो दिखाओ, सर ये देखो सीए है, ये सीए फाइनलिस्ट है, वेला फिर रहा है सर, इसके पास कुछ भी नहीं है। खुदा का खौफ करो, या तो कोई है इस तरह के ले आओ, तो उसको नौकरी नहीं मिली। और मार्केट में पाकिस्तान में टिक कहाँ पे रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट तो तकरीबन खाली पड़ी है और बाहर इनकी इतनी डिमांड है वो कहीं पाकिस्तान में रुकते ही को नहीं। तो इसलिए मेरे बच्चे, आप चाहे वो सीए फाइनलिस्ट हो चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट।
द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लोगे मेरे बच्चे, उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट कमाओ, और रिस्क कम होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी कम ही होगा। लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, नाम के साथ लिखा हुआ है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी। जैसे आप लोग वो लोग हो जो कमाने के लिए नहीं, सॉरी, आप कमाने के लिए बने हो? कमाना आप लोग, सारी बात है सर, जिंदगी भी गुजारनी सर, कमाना भी है और फिर उसको लगाना भी है। चले, ये आपके सामने कुछ शायद लोगो हैं, इनमें से कुछ एक आधे को आप जानते होंगे, कोई एक आधे को शायद आप सैलानी ट्रस्ट आपने सुना होगा। उसके बाद कहाँ है ईदी, ईदी साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ईदी साहब हो गए। और वो एंड पे गवर्नमेंट है, उसको भी जानते हो, गवर्नमेंट है नहीं, नहीं मेरा ख्याल है आप तो नहीं जानते हो कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट भी है, लेकिन है पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट। अभी वो चाइना गई हुई है। शाहिद अफरीदी कहाँ पे, हाँ वो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। तो इसमें से कुछ हैं जिनको आप जानते हो, कुछ ऐसे हैं जिनको आप जानते हो जहाँ पे नहीं। ये तो वैसे ही आपको सिर्फ बताने के लिए थोड़ा सा कि इस तरह की, जैसे वो जेडीसी है या फलानी छिपा है, इस तरह की बथेरी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। अच्छा, अगली बात, ये लोगों की भलाई के लिए काम करती है, उस भलाई का काम करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अब ये नहीं कि इनको पैसा दरकार नहीं होता, ये चलती पैसे पे है, इनको पैसा चाहिए होता है, लेकिन ये आगे ये जो पैसा जहां से हासिल करती है, ये उनसे हासिल नहीं करती जिनको सब्सिडी देती है। यानी कि जिन लोगों का ये भला कर रही होती है, ये उनसे पैसा नहीं लेते, ये पैसा कहीं और तगड़े लोगों से ले रहे होते। जैसे वो पिछले दिनों के अंदर जेडीसी वाला मामला आपने देखा होगा कि भाई सेठ शुतुरमुर्ग खिलाना चाहता है, तो भाई बाकियों को क्या तकलीफ है, चाहे वो 50,000 का खिलाए चाहे 1.5 लाख का खिलाए, है तो सेठ खिला रहा है ना भाई, तो उसको खिलाने दो। तो यही मेरे बच्चे, इनको कोई और फंड कर रहा होता है, इनको कोई पैसे और कोई दे रहा होता है, लेकिन जिन लोगों को ये सब्सिडी देते हैं ये उनको चार्ज नहीं करते, क्या करते हैं, बड़ा मिनिमल। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं, क्योंकि अगर सब्सिडी दे के आप या कोई गुड्स दे के किसी को वहां से कमा रहे हो मेरे बच्चे, वो हमारा प्रॉफिट होता है। जबकि ये वहां से नहीं लेते, ये तो बैक एंड से कहीं से पैसा उठा रहे होते हैं, आगे तो ये नुकसान में चीजें दे रहे होते हैं। नुकसान मतलब जारी बात है, एक एक 1,000 रुपए की चीज आप एक पर्ची पे, 1 रुपए की पर्ची पे कोई चीज दे रहे हो, उसको 10 रुपए की पर्ची पे चीज दे रहे हो, डेफिनेटली 990 रुपए का तो आपको नुकसान हो रहा है। तो ये वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा डोनेशन से, चैरिटी से आ रहा होता है इनके पास। जैसे अगले दिनों के अंदर लोग खालें इकट्ठी करेंगे, आप ये नहीं करना ले, मतलब ये खालें उनको नहीं चाहिए, उनको हलाल जानवरों की चाहिए। सारी बात है, मोस्टली जो खालें होती हैं वो हलाल जानवरों की होती हैं उनके पास। अल्लाह माफ करे, कुत्ते की खाल कभी देखिए उनके पास, ये नहीं कहना कि सर उसकी लेदर बहुत अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली जो हम नजर आती है वो यही खालें, पता नहीं वो खालें हमारे लिए अवेलेबल। आपको पता है कि गधे की खाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनको बता के इनको रहा, नहीं बेटा, लेकिन इनको बता रहा हूँ जो बेचारे मासूम हैं, इनको थोड़ी पता है कि सर इन चीजों का ये क्या है। आपको क्या लगा? आप शेर बच्चे, मेरे बच्चे बेहतरीन बच्चे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नहीं बेटा, तो देखिएगा, कहता है कि नॉट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव, क्योंकि हमने पहले लाइन एक पढ़ी थी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कोशिश कर रही होती है टू मेक प्रॉफिट, लेकिन साथ में उसने एक और बात कर दी, तस्दीक कर दी उसको कि भाई सारी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस किया था, जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो उसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे, जहां पे अकेला कोई बंदा काम कर रहा हो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहता है कि मोस्टली हमने देखा कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है, लेकिन कहता है सारी प्रॉफिट कमाने के लिए, इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट टू अचीव सम गोल अदर देन द यूजुअल बिजनेस गोल ऑफ प्रॉफिट। यानी कि यूजुअली जो बिजनेस के गोल्स होते हैं प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मकासद कुछ और होते हैं। हाँ, यानी कि वेलफेयर कह लो या आखिरत कमाना कह लो, सादा अल्फाज में। कहता है कि चैरिटी सच एज द ईदी फाउंडेशन एंड द सिटीजन फाउंडेशन आर, होगी कोई फाउंडेशन भाई, आपने ये नहीं कहना कि सर ये कौन सी है, तो जाके सर्च कर लीजिएगा, गोली मारो इसको, मैंने मैंने होगा यहाँ की है या कहीं और की है। आप लोगों ने सुनी है पाकिस्तान के अंदर? मैंने भी नहीं सुनी, तो किताब वाले ने लिख दी, इट्स ओके। कहता है कि चैरिटी सच एज ईदी फाउंडेशन एंड द सिटीजन फाउंडेशन आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज आर मोस्ट हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ, सिविक ग्रुप, ये नहीं कि सिविक गाड़ी की बात हो रही, ये वो होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सिविक ग्रुप, ये उसकी बात हो रही है। एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बच्चे ये सारी मोस्टली क्या है, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये सिविक ग्रुप्स क्या है, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों को कोई फ्री में
या सस्ती सब्सिडी देने के लिए मेहनत करते हैं। कहता है लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, लाइक देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, यानी कि उनके वो उनके बनस्बत जो इसी तरह का काम कर रहे हो और वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। दीज ग्रुप्स, यानी कि ये किन की बात कर रहा है? वो लोग जो काम इसी तरह का कर रहे हैं जिस तरह का ये, जैसे अगर हमीदी वालों की बात करें, उनकी बड़ी सारी एम्बुलेंसेस भी हैं। वो एम्बुलेंसेस कुछ और लोगों के भी हैं जिन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए वो बना रखी है। इन्हीं के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे चलो ये कह लो कि ओल्ड हाउस, कुछ ओल्ड होम्स बना रखे हैं। क्या ओल्ड होम्स भी बोलते हैं? ओल्ड, हाँ, ओल्ड एज होम, सॉरी। तो ओल्ड एज होम बना रखे हैं उन्होंने, तो मेरे चाहिए कुछ और लोगों ने भी बना रखे हैं, लेकिन शायद उनका मकसद कहीं पे, क्या बेचारे इन लोगों से किसी ने क्या कमाना, ये तो एग्जाम्पल ही गलत है। ओल्ड एज होम से तो कौन क्या कमाएगा बेचारे, वो पहले ही दर बदर होते हैं। कुछ होते हैं लोग हट्टे कट्टे हैं, वो जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनको इस जिंदगी तक पहुंचाने के लिए खुदा ना खास्ता कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं। कुछ ऐसे बेशर्म लोग हर जगह पे पाए जाते हैं मेरे बच्चे। ये पिछले दिनों में एक बंदा था, वो कह रहा था मेरा बेटा CFO है तो सादा अल्फाज में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो खुद ओल्ड एज होम में रहता था। और उसका एक बेटा डॉक्टर है, तो फलाना है। तो लेकिन खुद सोचें कि ऐसे लोग भी होते हैं मेरे बच्चे हमारे मुआशरे के अंदर। कहता है कि लाई देयर फॉर प्रॉफिट काउंटर पार्ट्स, इनकी निस्बत इसी तरह की सब्सिडी देने वाले, लेकिन जो प्रॉफिट कमाते हैं। दीज ग्रुप सेट गोल्स एंड रिक्वायर रिसोर्सेज टू मीट दीज गोल, ये लोग क्या करते हैं, ये भी अपने मकासद सेट करते हैं और उन मकासद को अचीव करने के लिए इनको भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। होएवर देयर गोल्स आर नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट, लेकिन इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, यानी कि ये भी अपने गोल सेट करते हैं उसी तरह। बेटा मकसद देखा जाएगा, मकसद उनका क्या है। अगर वो मजबूरी में कॉस्ट के इक्वल बेच रहे हैं, तो फिर तो मेरे बच्चे जाहिर बात है कि वो चाहे जितना मर्जी किसी का भला कर रहे हैं, तो ये भलाई में नहीं जाएगा, ये तो उनकी मजबूरी है। लेकिन अगर कोई ये इस चीज के होते हुए भी कोई ज्यादा चार्ज कर सकता है, और उसका मकसद है कि नहीं मैंने ज्यादा चार्ज नहीं करना, बस मैंने अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, शायद ये लोगों का भला कर रहा है। क्योंकि कई लोग होते हैं वो मजबूरी में कर रहे होते हैं मेरे बच्चे, जैसे अभी हम मजबूरी में कर रहे हैं। एक बंदा सोच ही सकता है ना, नहीं तो क्यों इतना सस्ता देने की कॉस्ट ज्यादा लग रही हो और फायदा कम हो रहा हो। तो ये मजबूरी किसने बनाई है? बोला कंपटीशन है। तो कंपटीशन ने मोस्टली कॉलेजेस की मजबूरी बना दी कि शायद उनकी कॉस्ट ज्यादा हो और वो कम हो, लेकिन उसको कैश करने की फिर कोशिश करते हैं हम लोग। तो भैया देखो हम आप लोगों से कमा ही क्या रहे हैं, ऐसे ही। However, their goals are not focused for profit. For example, in not for profit organization, goal might be ये क्या यार, ये ना थोड़ा सा मेरा सिस्टम तक नजर दी से यार। फीडिंग द पुअर, प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट, यानी कि लोगों को खिलाना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। मेरे बच्चे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी एनजीओ काम कर रही है। ये अगर आपको पता होगी, ये पिछले 2-3 दिनों में छापरों पे पाबंदी लगा दी गई। ये ना हो कि आप छुपते फिर रहे हो, आप लोगों पे पाबंदी नहीं लगाई, छापरों पे पाबंदी लगाई है। उसका मकसद क्या है? वो इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते हैं। ये वो होता है ना कि बच्चे डर जाते हैं छापरों पे पाबंदी लगा, हमें तो बताया ही, सिर्फ पंजाब में लगी है पाबंदी, बाकी जगहों पे अभी भी छापर यूज हो रहे हैं। और बेटा ये स्लाइड्स नहीं है, ये किताब है। ये किताब है मेरे बच्चे पास, उसको यहाँ पे इस तरह करके रखा हुआ, क्योंकि वो PDF यूज करूंगा तो उसके ऊपर लिखा नहीं जाता। तो ये किताब का एक एक लफ्ज है मेरे बच्चे, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये तस्वीर का क्या है ये गूगल कर लिया करो, आपको सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, मैंने भी वहीं से ली, इनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, सारी बात मैंने थोड़ी खुद बनाई है। ले बेटा, तो इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट भी और बड़ी सारी एनजीओ काम कर रही है। उसके बाद आर एडवोकेटिंग फॉर द एडवोकेट करने का मतलब भी क्या है? किसी को डिफेंड करना, किसी को रिप्रेजेंट करना, कहीं पे डिफेंड करना, खासतौर पे इसीलिए तो हम लोग एडवोकेट बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं भी एक एडवोकेट हूँ, तो अगर मुझे कोई लोग एडवोकेट कहते हैं तो मकसद मेरा क्या है? मैं लोगों की एडवोकेसी करता हूँ, उनको डिफेंड करता हूँ, इसलिए लोग मुझे एडवोकेट बोलते हैं। ऐसे ही कहता है कि प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट आर एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ सम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी, वो लोग जिनके हकूक सलब किए गए हैं, उनके राइट्स को मेरे बच्चे ये क्या करते हैं? डिफेंड करते हैं। जैसे खुदा ना खासा हमारे बलोचिस्तान के भाई हैं, उनके हकूक कई सालों से जब्त हैं मेरे बच्चे, उनको लोगों को बेसिक हकूक जो होने चाहिए वो मिल ही नहीं रहे। थोड़ी सी बेचारे कोई शायद थोड़ा सा जज्बाती शेर बोल दे, उसको गायब कर दिया जाता है। वो जब हम पंजाबी गायब होना शुरू हुए, तब हमें थोड़ा सा एहसास होना शुरू हुआ कि खुदा ना खासा उन बलोचियों के साथ क्या हो रहा है इतने सालों से। यहाँ जब हम हमारे घर तक वो आग पहुंची, अब जाके हमें उनका दर्द भी महसूस होना शुरू हुआ है
कि बेचारे वो तो इस कर्ब से पता नहीं कितने सालों से जी रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो गलत है। अब जब हमारे साथ ये होना शुरू हुआ, हमने कहा कि हमने तो ऐसी गलती की भी नहीं। वो बलोची कहते हैं हम भी यही कहते थे, हमने इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी बड़ी खुदा ना खासा हमें सजा दी जाती है। तो ऐसे ही लोगों को फिर वो करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं शीरी मजारी, आपने नाम सुना होगा, उसकी एक बेटी है ईमान मजारी, बेहतरीन खातून है मेरे बच्चे। इस तरह की बहादुर जो हमारी बेटियां हैं, अल्लाह ताला इनको और वो जिसको कहते हैं कि इनको ताकत दे, इनको हौसला दे, हिम्मत दे। तो वो क्या करती हैं, हमेशा इस तरह के लोगों के लिए आवाज उठाती हैं, कभी नहीं डरती कि हमारे साथ क्या होगा। तो वो भी एक वकील हैं, और ये ऐसे चंद बहादुर वकील ही होते हैं, जैसे मेरे बच्चे आसमान जहांगीर में उसका इंतहाई नाकत था उस खातून में। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मुझे जिसको कहते हैं ना कि जो चंद लोग जिनको लगता था यार ये क्या खातून है, खुदा का खौफ करे यार क्या। लेकिन मेरे बच्चे वो जितनी बातें करती थी वो बिल्कुल सही थी। लेकिन शायद हमें हमारे हुकूमत जो लोग थे हमारे ऊपर, वो जिन लोगों को उस वक्त हाईलाइट करती थी, हम कहते हैं ये तो गुनाह है, वो तो हमारे हीरोज हैं जिनके बारे में ये बात करती है। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि हमारे हीरोज कौन है। हमारे हीरोज ने वो जो चंद 11 खिलाड़ी थे उनका सत्यानाश भी कर दिया बेचारों को। हैं, वो भी जाके वहां पे पता नहीं क्या खिला के भेजा उनको। ट्रेनिंग तो उनसे लिए, पता नहीं किस चीज की ट्रेनिंग है वो। चलें खैर वापस आओ। ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए मादरत, क्लास लेट होने के लिए मादरत। मैंने आपको बता दिया कि वैसे मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है, वो लेट होने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी मैं कॉलेज में ही होता हूँ। आज जो हुआ सो हुआ। तो इंशाल्लाह कल से ही इसको, मेरे बच्चे किताबें सबके पास होनी चाहिए, तो इसको पढ़ना शुरू कर दो। बस जैसे पढ़ाया जा रहा हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस अल्फाजों का मतलब पता होना चाहिए, बार बार देख के पढ़ना है, मुंह इधर को किताब उधर को, उस पर मेरे बच्चे इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करना। थ्योरी की कोई भी किताब ऐसे नहीं पढ़नी है आपने, याद रखिएगा। इसको देख देख के ही सारा पढ़ना है आप, पूरी किताबों को जितनी भी हो।